नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। आप बात होगी गोरखपुर में मठ पे जो हमला हुआ है, मुर्तजा नाम के एक शख्स ने किया और वो पकड़ा गया है। उसके बाद कई खुलासे सामने होकर आ रहे हैं। जो तमाम खबरें निकल के आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़े आतंकी कनेक्शन की चीज़ें निकल के आ रही हैं। ISIS से कनेक्शन की बातें हो रही हैं। कई सारे वीडियोस उसके व्हाट्सएप पे पाए गए हैं। उसने ग्रुप बना रखे थे और ऐसी तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं जिससे किसी बड़ी साजिश का एक हिस्सा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जांच अभी चल रही है, ATS इसकी जांच कर रही है और खबरें ये भी हैं कि शायद केंद्रीय जांच एजेंसी भी इसमें जांच करेगी। मामला बहुत संगीन होता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद कोई विक्षिप्त व्यक्ति होगा, लेकिन अब जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से उसके अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं और जिस तरह से उसके समर्थन में कुछ लोग उतर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक साजिश का हिस्सा तो हो ही सकता है, साथ साथ इसमें राजनीति भी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए इस पूरे मामले को समझने के लिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के पीछे अब आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है। मंदिर पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मुर्तजा ने कबूल किया है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, CAA NRC में भी गलत हुआ। इससे आहत होकर उसने गुस्से में मंदिर पर हमला किया। मुर्तजा फिलहाल ATS की कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन मुर्तजा से जुड़ी जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा सीरिया, ISIS और अरब क्रांति से जुड़े वीडियो देखता था। उसने 2012 से 2015 के बीच नेपाली खातों से सीरिया पैसे भी भेजे थे। यूपी पुलिस का कहना है कि आतंकी साजिश से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुर्तजा को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुर्तजा के पिता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उसे बाइपोलर इश्यू है, जांच में इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। बीजेपी को अखिलेश यादव का बयान रास नहीं आया। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर आतंकियों के साथ रिश्ता नाता होने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। जांच STF कर रही, पूरी पुलिस फोर्स लगी है कि इस घटना के पीछे कौन है, ATS भी लगी हुई है। तो ऐसे समय में इस प्रकार का बयान निश्चित तौर से इस प्रकार का अपराध करने वालों को संरक्षण देने का संदेश है, मनोबल बढ़ाने का संदेश है। निश्चित तौर से शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति है। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता ने उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होने का दावा किया था, लेकिन मुर्तजा की पूर्व पत्नी का कहना है कि मुर्तजा मानसिक रूप से स्वस्थ था। सवाल ये है कि क्या मुर्तजा ने बदला लेने के लिए गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया? क्या मंदिर पर हमले के पीछे बड़ी आतंकी साजिश है? अगर ऐसा है तो मुर्तजा की मानसिक हालत ठीक है या नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? उसकी पत्नी कह रही है कि वो मानसिक रूप से ठीक था, लेकिन अखिलेश यादव उसके पिता के हवाले से कह रहे हैं कि नहीं, वो बाइपोलर का शिकार है। एक लड़का जो कंप्यूटर चला लेता है, जो अपने व्हाट्सएप पे तमाम ग्रुप से कनेक्टेड है, दिल्ली मुंबई की यात्राएं कर लेता है, नेपाल से पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है, वो मानसिक विक्षिप्त कैसे हो सकता है? मैंने तो नहीं देखा इस तरह कोई व्यक्ति जो मानसिक विक्षिप्त हो। इतने सारे काम, बड़े बारीक काम होते हैं ये, उसको इतनी सफाई से कर ले। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है उनका आपको परिचय करा दूं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेजर रिटायर्ड आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से। विक्रम सिंह सर हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में DG के पद से काम कर चुके हैं। शिवम त्यागी हैं,
एनालिस्ट है पॉलिटिकल, फाजिल अहमद साहब हैं, स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और अजीत सिंह कटारिया जी हैं, राजनीति विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आप सबका। आशीष चतुर्वेदी जी, अखिलेश यादव को कैसे पता है कि वो बहुत बाइपोलर था, पिता के हवाले से कह दिया, जबकि उसकी पूर्व पत्नी कह रही कि वो ऐसा नहीं था। आप लोग इस तरीके के बयान दे करके इस तरीके के लोगों को एक तरीके से संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ये क्यों आप कह रहे हैं? जांच हो गई क्या? पता चल गया क्या पूरा आपको? मैं समझता हूं अखिलेश जी ने केवल उनके जो पिता ने जो कहा, और केवल उसी के बिना पे उन्होंने जो है ये कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और उसको दूसरी तरफ से देखने का ये नजरिया है कि अगर उसका मानसिक रूप ठीक होता तो वह ऐसी गतिविधियों में शामिल ही क्यों होता। ये भी समझने की जरूरत है कि जो भी व्यक्ति आतंकवाद का रास्ता लेता है, क्या वो मानसिक रूप से सही होता है? नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक संतुलन है ठीक नहीं होता है, तभी वो आतंकवादी होता है। परिभाषा कर रहे हैं क्या आप लोग? ये आपने नई परिभाषा बनाई एक? दुनिया भर में जो आतंकवादी हैं वो सब आप कह रहे हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इसलिए आप उनके साथ सिंपैथी रख रहे हैं। नहीं, सिंपैथी रखने की बात कहां से आई? मैं तो खुद फौज से आ रहा हूं और मैं तो 15-16 एनकाउंटर खुद ही कर चुका हूं। तो ये तो आश्चर्य की बात है ना कि आपके नेता, एक मिनट आशीष चतुर्वेदी जी, आपके नेता ने ये नहीं कहा कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। आपके नेता ने कहा कि उनके पिता कह रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है बाइपोलर है और बीजेपी इस बात को खींच रही है। वहां पे एटीएस की जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, दिल्ली की एजेंसी भी जांच करेंगी, और आप वहां पे इस तरह के बयान से तो मनोबल बढ़ता है ना। आपको क्या जरूरत थी ये बात बोलने की? देखिए, उन्होंने जो कहा उनका नजरिया अलग है, आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। मतलब पार्टी के अंदर दो नजरिए चलते हैं क्या? भाई, मेरा व्यक्तिगत नजरिया है, जरूरी नहीं है कि वो हर एक पार्टी के नेता से मेल खाए। नहीं मानते हैं आप कि अखिलेश जी ने गलत बोला? कुछ हद तक मैं मानता हूं कि गलत बोला, लेकिन उनके कहने का नजरिया उनका हो सकता है। बस उन्होंने कहा कि जांच कर लीजिए, देख लीजिए कि भाई उसको आप देख लीजिए, तो सही बात है। अगर आप जांच कर लीजिए, अगर वो गलत है, सही है। मैं किसी भी तरीके से आतंकवाद या किसी भी इस तरीके की गतिविधि का कभी भी समर्थन नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आपके नेता कर रहे हैं। नहीं, नेता ने तो सिर्फ इतना ही कहा। मैं समझता हूं उनको भी नहीं करना चाहिए और उनकी कोई मंशा भी नहीं रही होगी। केवल उनका एक बयान है कि उसकी जांच करा ली जाए, जांच में सही आए गलत आए ये तो जांच का विषय है। बाकी जो आतंकवादी जो गतिविधियों में अभी एटीएस के द्वारा जो उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि भाई कहीं ना कहीं वो गलत चीजों में इन्वॉल्व है, बिल्कुल निश्चित रूप से आज की तारीख में अब तो ऐसा दिख रहा है। बेहतर है कि आपके नेता भी ये बात सुन रहे हों और उनको ये बात समझ में आए कि इस तरीके के बयान देने का क्या मतलब होता। फाजिल अहमद, ये जो पूरा मामला निकल के आया है, ये आप मानते हैं कि एक तरीके से लोगों के दिमाग में इस तरीके की बातें भरी गई, क्योंकि जो उसके बयान हैं वो भी उसी तरफ इशारा करते हैं कि हमने बदला लेने के लिए ऐसा किया है, तो जहर भरा गया उसके दिमाग में। अब उसको बाइपोलर बताया जा रहा है या कुछ और बातें कही जा रही हैं, लेकिन कनेक्शन तो साफ दिख रहा है ना उसमें। देखिए, एक तो एटीएस और तमाम जांच एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं, तो अभी जांच किसी नतीजे पर पहुंची नहीं। और कौन है जो बीच में जो है, जो जांच अधिकारी है, वो सारी बातें बीजेपी के नेताओं को बता रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है। अरे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने बाकायदा प्रेस को बताया। इसमें कौन नेता, क्या मतलब, क्या बाकायदा ऑफिशियल बताया उन्होंने? जब जांच चल रही है, हाँ, तो जांच हमारे विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, ये बताएंगे कि जांच की कितनी गोपनीय तरीके से की जाती है। उसको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है और जांच सीधे कोर्ट को, चार्जशीट कोर्ट को सबमिट करना है। उस पर राजनीति करना या प्रेस को बताना, ये सब चीजें तो ठीक नहीं है। दरअसल हमारा कोई व्यूज नहीं है कि वो अभी जांच हो रही, जब तक जांच पूरी नहीं होती हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमें जांच एजेंसी पर कुछ तो भरोसा करना ही पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जांच एजेंसियों को तो भरोसा करना पड़ेगा ना। तो मैं कर रहा हूं भरोसा और मुझे उम्मीद है, आप देखिएगा कम से कम 1 महीना जब भी इसकी चार्जशीट आती है या जांच रिपोर्ट पूरी होती है, उसके बाद ही हम लोग कोई नतीजे पर पहुंचेंगे। उसके पहले हम ना किसी को निर्दोष कह सकते हैं ना किसी को दोषी कह सकते हैं, और आप भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते, जब तक कि जांच एजेंसियों पर हमें तो कम से कम भरोसा है ना। सरकार चाहे किसी की भी हो, अखिलेश यादव को नहीं है, कम से कम भरोसा तो कर सकते हैं। जांच एजेंसी हमारे लिए एक रिलायबल एजेंसी है
तो कम से कम उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, चार्जशीट कोर्ट को सबमिट होने दीजिए, उसके बाद आप भी किसी को दोषी नहीं कह सकते। अगर आप भी मुर्तजा को दोषी कहेंगे तो आप भी गलत कर रहे हैं। नहीं, मुर्तजा को एक मिनट फाजिल जी, मुर्तजा के बारे में जो तथ्य निकल के आ रहे हैं उसके आधार पे बातचीत हो रही है वो, और जब तक कि फाइनल चार्जशीट सबमिट नहीं होती, अरे उसके बाद तो हमारी आपकी क्या है, वो तो कोर्ट तय करेगा फिर उसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, तय करने दीजिए ना। हम तो कोर्ट तय करेंगे ना, हम थोड़ी कह रहे हैं कि उसको फांसी पे लटका या नहीं लटकाएगा, लेकिन जांच में जो निकल के आ रहा है उसको कोई आदमी सपोर्ट क्यों कर रहा है? ये कौन जानता है? हम लोग भी राजनीतिक जीवन में सामाजिक जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। कैसे काम होता है, क्या निकल के आ रहा है, ये कौन बताएगा? ये पुलिस कौन बोल रहा है, ये कौन बताएगा? ये पुलिस बता रही है, आपने सुना नहीं है क्या? आप पुलिस पब्लिक को रिपोर्ट करती है। पब्लिक को रिपोर्ट नहीं, अरे यार फाजिल जी, आप मतलब फाजिल जी सुनिए ना, नेताओं को रिपोर्ट करेगी पुलिस। फाजिल जी सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, पहले अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी जानकारी प्रेस लेता है कि नहीं लेता है? सर प्रेस लेता है तो सारी, तो उसी जानकारी के आधार पे ये हो रहा है क्या? तो अखिलेश जी को उसमें ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? कम से कम चार्जशीट तो सबमिट होने दीजिए। अरे चार्जशीट से पहले जो जांच चल रही है वो जांच किस दिशा में जा रही है उसकी रिपोर्टिंग होती है, तो ये बात अखिलेश जी को समझनी चाहिए ना। आप खड़े होकर के वहां पे ये बोल रहे हैं कि उसका पिता ऐसा बोल रहा है इसलिए आप उसको मत करिए, बीजेपी के नेता खींचते हैं। अगर जांच कर रहा है, राजनीतिकरण कौन कर रहा था? राजनीतिकरण कौन कर रहा है? सर राजनीतिकरण तो 3 दिन से हो रहा है उसका। किसने किया शुरू? राजनीतिकरण तो 3 दिन से हो रहा है। 3 दिन से कैसे हो रहा है बताइए ना? जिस दिन से वो घटना घटी है उसी दिन से राजनीति शुरू हो गई। उस दिन से नहीं हो रही है राजनीतिकरण, उस दिन से हो रही है जिस दिन उसके समर्थन में ये बयान दिए जा रहे हैं, इसलिए उसको बहुत खींच कर बड़ा किया जा रहा है। डॉक्टर कौशलकांत, आप लोग खींच के बड़ा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। उसके बाप की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, उसकी मेडिकल कोई जांच नहीं होगी, कोई, ये सब चीजें अभी जांच का विषय है। अभी किसी नतीजे को पहुंचने से पहले ना आप पहुंचे ना हम पहुंचे। अरे भाई साहब, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, दीजिए जांच फाइनल, उस जांच के फाइनल होने के पहले से नतीजे में पहुंचेंगे। उस जांच के बाद भी कोर्ट में बहस होती है, उसके बाद कुछ फैसला होता है कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। अभी तो हम लोग बहुत नीचे खड़े हैं, अभी हम लोग तो ये लेवल पे नहीं है। फाजिल जी, अब आप शांत हो जाइए। अरे सुनिए ना महाराज, अदालत तय करती तो अखिलेश यादव को ये ज्ञान क्यों हो गया? कौन है वो क्यों ये बात बोल रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए ना फिर। निश्चित रूप से एक नेता है, नेता है तो कुछ भी बोल देंगे क्या वो? अखिलेश यादव को अगर ये लगता है कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि किसी दबाव में आकर के कोई काम कर रहा है, तो यही बात दूसरे को भी लग सकती है ना फिर। तो यही बात दूसरे को भी लग सकती है कि आप उसको, जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वही बात दूसरे को भी लग सकती है। तो कह दिया कि डॉक्टर कौशलकांत, अब आप शांत रहिए। सर कौशलकांत जी, खींच रहे हैं मामला, आप लोग ये कह रहे हैं कि मामला खींचा जा रहा है। जी कौशलकांत जी। नीरज जी, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव का वोट बैंक है, जो मुसलमान माना जाता है, उत्तर प्रदेश की इलेक्शन में सामने दिखा है। और अनफॉर्चुनेटली इन नेतागण को ये लगता है कि भारत का मुसलमान देशभक्त नहीं है। उन्हें लगता है कि वो आतंकवादी का जो सस्पेक्ट है उसका समर्थन करेंगे तो उसको मुस्लिम वोट बैंक बना रहेगा। यहीं पे ये राजनीति हो रही है, ये तुष्टीकरण की बात है। हम इस बात को नहीं खींच रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी एजेंसीज को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियली उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पब्लिक में एक सही संदेश जाए। जो इस तरह के एक अपोजिशन के लीडर होने वाले अखिलेश जी हो गए हैं, और वो इस तरह से अगर किसी के साथ खड़े होंगे जो टेररिस्ट का सस्पेक्ट भी है, तो यहां पर लोकतंत्र खतरे में मुझे नजर आ रहा है। जो अभी हमारे पहले 2 मित्र बोले, उन्होंने कहीं पर यह नहीं कहा कि वो उसको अगर टेररिस्ट है तो उसको सजा भी दिया जाए, या उसके ऊपर डाउट नहीं किया। डाउट करने के जबकि 1000 रीजन है। उसके लैपटॉप, सेकंड हैंड का लैपटॉप का खरीदा जाना, उसका सीरिया में पैसे ट्रांसफर करना, उसके ऊपर जाकिर नायक के वीडियो का देखना, उसका सीरिया का जो आतंकवादी अल करके कुछ नाम है, अल अकबरी बगदादी करके कुछ है, उसके वीडियो को देखना, इसका 2 बार पैसे का ट्रांसफर करना, इसके पास इंटरनेशनल सिम का पाया जाना, इस सिम के द्वारा फेसबुक आईडी बनाना, उस सिम के द्वारा टेलीग्राम का ग्रुप बनाना, और 2017 में एक बार वो बीमार हुआ था, उस बीमारी का बहाना बता करके अखिलेश जी उसको बचाव की मुद्रा में आ रहे हैं। ये डाउट करता है कि वो अपनी जांच एजेंसी पे डाउट करते हैं
क्यों करते हैं डाउट, ये भी बता देता हूं। आपको याद होगा जब चुनाव चल रहा था तो उनका एक स्टेटमेंट था, पुलिस हो पुलिस, जो अपने प्रदेश की पुलिस को इस तरह से दुत्कारता हो, सिक्योरिटी एजेंसी पे डाउट करता हो और केवल वोट बैंक की खातिर पूरे प्रदेश को और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, उसके बारे में क्या कहा जाए। यहां पर देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं बताना चाहूंगा 1972 से लेके अभी तक पूरे हिंदुस्तान में टेरर के जो अटैक इंसिडेंट हुए हैं 12,000 के ऊपर हुए हैं, और उन सारे टेरर अटैक इंसिडेंट्स में हमेशा एक धर्म का नाम आता है, वो है इस्लाम, और इस्लामिक आतंकवाद आता है। इसलिए उस पर डाउट किया जाना चाहिए। ऐसे लोग सस्पेक्ट हो सकते हैं, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं अपने देश के मुसलमानों पर डाउट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, पर वो सस्पेक्ट होते हैं। ऐसी बात को एक्सेप्ट न करना ही तुष्टीकरण है, और इसी वजह से बाहर की शक्तियों को बल मिलता है। आप देखिए आज अल जवाहिरी वहां पे बैठ करके हमारे देश की घटना के ऊपर क्यों बोल रहा है, क्योंकि वहां पे इस तरह के नेताओं को बल देते हैं उसको। ये लोग देश के तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये लोग वोट बैंक और 5 साल की सत्ता की वजह से देश का नुकसान कर रहे हैं। और जो आतंकवादी ताकतें हैं, जिनका जो आप जानते हैं गजवाए हिंद का जो बात है, मैं नहीं कहता, ये सब ऑन डॉक्यूमेंट है ओपन सोर्स में, वो लोग वो करना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने या ये कहें कि 5 साल की सत्ता की लालच में उनका समर्थन कर रहे हैं। समस्या सिर्फ ये है, देश का मुसलमान देश के साथ है, लेकिन इनको लगता है कि ये वोट बैंक के चक्कर में 5 साल चलाने के लिए ऐसा करेंगे तो उनको वोट मिलेगा। यही तुष्टीकरण की राजनीति है, इसी वजह से अखिलेश जी ऐसा बोले हैं। जी डॉक्टर विक्रम सिंह जी, ये जो केस पूरा है, चूंकि आपने सर एक महकमा चलाया बहुत लंबे समय तक प्रदेश का, इसमें जो बातें खुल के निकल के सामने आ रही हैं कि वो लड़का जो था उसके पास से बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल रही जो संदिग्ध हैं, और जो प्राइमा फेसाई या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उस तरफ इशारा करते हैं कि एक बड़ी साजिश का वो एक मोहरा हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उसके पास पैसे कहाँ से आए इतने, वो पैसे ट्रांसफ़र करता था, उसने सीरिया पैसा भेजा, नेपाल से उसने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, लेकिन उसको ये कह के शील्ड करना कि वो बाइपोलर का शिकार था या उस पर राजनीति शुरू कर देना, या आपको लगता है कि ये ठीक है? दूसरा सवाल कि इस केस के जो अब तक जो चीज़ें निकल के आ रही उसको आप कैसे देख रहे हैं, अगर आप मान लीजिए उस समय आप ही वहाँ के डीजीपी होते तो? नीरज जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जनता को जानने का अधिकार है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण क्या है। इतना सनसनीखेज मामला है, लेकिन फाजिल साहब का भी कहना और आपत्ति अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि उतना ही जानकारी उपलब्ध कराएं जितना कि जनता को जानने का अधिकार है। राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस पे बिल्कुल न बताना वो भी अनुचित है, सब कुछ बता देना, पत्ते खोल देना वो भी औचित्यपूर्ण नहीं है। और अब्बासी के द्वारा जो किए गए अपकृत्य है, रेडिकलाइजेशन, जाकिर नायक के साहित्य को पढ़ना, उसके आपत्तिजनक सामग्री, तमाम बैंक अकाउंट खोलना नेपाल में, इंटरनेशनल सिम कार्ड और पूरे मठ का नक्शा उसके पास का होना, वर्दीधारी पर कातिलाना हमला करना, हसिया खरीदना, मुंबई से गोरखपुर आना, यह स्पष्ट बताता है कि वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और उसके दूरगामी और घातक परिणाम उसके लिए क्या हो सकते हैं। जब वो इतना कर सकता है तो वो ये भी जानता था कि इसके पुलिस में और लाकानूनियत या गैर कानूनी जो हरकतें कर रहा है उसके नतीजे क्या होंगे। जाहिर है नीरज जी कि ऐसा अपराधी ढूंढना मुश्किल है जो कि ये कह दे कि मैं दोषी हूं। 99 नहीं लगभग 100% अपराधी कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं और अपने भागने के रास्ते तैयार करते हैं परिवार के माध्यम से, क्योंकि सोची समझी एक रणनीति के तहत अपना बाइपोलर का बताना, ये पहले से तैयारी की जाती, मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार किए जाते हैं। हो सकता है इस केस में वाकई कुछ समस्याएं हों, लेकिन अगर इसकी समस्या के बावजूद इसने इतने शातिर दिमाग से इतना अपकृत्य किया, ये अपराध किया, तो इसको कोई छूट मिलने वाली नहीं है। हमारे अखिलेश यादव जी देश के और प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, उनका बड़ा मान सम्मान है। वो जो बातें कहते हैं जनता उनको बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनती है। ऐसे मौके में ये उम्मीद की जाती है कि एक राष्ट्रवादी नेता होने के नाते वो करें कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का साथ दें, न कि उसका जो कि एक चरमपंथी है। मैं अभी एक भारतीय होने के नाते कह सकता हूं, प्रथम दृष्टया जितनी बातें और सामग्री दस्तयाब हुई हैं, जो कब्जे पुलिस में आई हैं, उससे कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं है कि अब्बासी चरमपंथी है और चरमपंथी पे चार्जशीट लगेगी। लेकिन अभी दोषी नहीं है, अभी आरोपी है। लेकिन आरोपी होने के साथ साथ एक भारतीय होने के नाते और सभी विद्वान पहले जो कि भारतीय हैं और देश प्रेमी है, मैं समझता हूं कि ऐसे तत्वों के ऊपर किसी प्रकार का रहम, किसी प्रकार की
वैचारिक उदारता प्रदर्शित करना अनुचित होगा और अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाने के बराबर होगा। नीरज जी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस राष्ट्रवादी परिवार को चाहिए था कि राष्ट्र की बात करते, न कि अब्बासी के पक्ष में कोई बात करते जिससे कि गलत संदेश जाता है। लेकिन वोट बैंक तो है ना सर, उसको भी मैनेज करना है। नीरज जी, जैसे हम लोग परामर्श नहीं देते हैं राजनीतिक मित्रों को राजनीति कैसे की जाए, मेरा बड़ा विनम्र करबद्ध निवेदन राजनीतिक मित्रों से कि विवेचना के बारे में मार्गदर्शन करने की कृपा न करें। जी शिवम त्यागी, मूल सवाल अब इससे आगे बढ़ता है। ये रेडिकलाइजेशन का एक क्लियर कट केस दिख रहा है कि जिस तरीके से उसके पास लिटरेचर है, जिस तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से उसको मिल रहा है, और वो कह रहा है बयान में कि हमने तो बदला लेने के लिए ये किया है। पहले वो कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसे सुनी सुनाई खबरें आ रही थी कि पागल है, परेशान है, लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं वो साफ केस दिख रहा है कि रेडिकलाइज किया गया है, उसको हो रहे हैं लोग, देश के युवा। तो ये इस देश में बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि रेडिकलाइज हो रहे हैं, बड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। मैं नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रेडिकलाइज होंगे कैसे नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, कैसे नहीं होंगे। एक नवयुवक जो किसी स्कूल में जाता है या फिर जो किसी कॉलेज में जाता है, वो किसी एक धर्म से रिश्ता रखता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा कथित CAA और NRC का एक जो है एक एजेंडा खड़ा किया जाता है, एक प्रोटेस्ट खड़ा किया जाता है। एक साल तक, पूरे एक साल तक देश की राजधानी को ब्लॉक करके रखा जाता है। उसके बाद आज हम उसके 2-2.5 साल बाद बैठे हैं। क्या उसका व्यापक तौर पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या नहीं, लेकिन उस एजेंडा में, उस धरने में आजादी के नारे लगे, देश के खिलाफ नारे लगे, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे, यहां तक कि यह कहा गया कि हिंदू मुसलमानों को भगाने की साजिश है, ये साजिश है, वो साजिश है। जब दिन रात बैठकर टीवी पर एक बहुत बड़ी जमात और उसके पीछे काम करने वाला एक इकोसिस्टम इस तरह की बातों को आगे बढ़ाएगा, तो क्या मुर्तजा पैदा नहीं होगा? हमें सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है। बुर्का बैन पर जब हंगामा हुआ, जब स्कूल में यह कहा गया कि स्कूल में बुर्का पहन के नहीं आना है, स्कूल में या कहीं और नहीं, सिर्फ स्कूल में, उस बात को एजेंडा बनाया गया, देश में, दुनिया में उसका ड्रामा निकाला गया। आज अल कायदा का जो हेड है अल जवाहिरी, वो वहां बैठकर उस महिला को कहता है कि उसने गर्व का काम किया। मेरे देश में हंगामा होता है, पूरा ड्रामा होता है, हाई कोर्ट ने आकर कह दिया कि आप नहीं पहन सकते। उनको बताया जा रहा है उनके लोगों द्वारा कि आपके साथ आपको दबाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको मुर्तजा नहीं बनेगा? मुर्तजा बनेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, 370 जब हटने की बात थी, उस पर कहा गया कि नहीं, ये तो कश्मीर में मुसलमानों को दबाने की वजह से हो रहा है, वहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, इस वजह से हो रहा है। तमाम तरह की बातें की गई। आज कश्मीर फल फूल रहा है, चीजें बेहतर है, और कश्मीर की जो सच्चाई थी 90 के दशक की, वो फिल्म के माध्यम से वापस आ रही है। लेकिन जो लोगों को कहा गया और जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, तो क्या एक मुर्तजा नहीं बनेगा? मुर्तजा बनेगा। जाकिर नाइक, जिसको शांति का प्रतीक, शांति दूत से लेकर पता नहीं क्या क्या कह दिया गया दिग्विजय जी द्वारा और तमाम कांग्रेस के नेताओं द्वारा और देश की एक बहुत बड़ी जमात के द्वारा, जब उसके भाषणों की सीडी एक युवा के पास है और उसके चारों तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि आपको दबाया जा रहा है, तो क्या एक मुर्तजा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जब CAA में पुलिस वालों ने लोगों को गिरफ्तार किया और अखिलेश यादव आकर यह कहे कि जब मैं आ जाऊंगा ना सरकार में, एक एक पुलिस वाले को सस्पेंड करूंगा, तो क्या एक मुर्तजा नहीं बनेगा? बनेगा। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इस तरह की सोच को कहीं ना कहीं उसके इकोसिस्टम में मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सींचते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो एक क्या 1000 मुर्तजा इस देश के सामने बनकर खड़े हो जाएंगे और ये लोग चुपचाप अपने घर में बैठकर शांति से इसी तरीके से तमाशा देखते रहेंगे। अब बड़े सवाल पर आते हैं। इन्होंने लगातार कहा कि ये बाइपोलर वाली थ्योरी, कि वो समाजवादी के नेता से आपने पूछा, उन्होंने कहा वो अखिलेश जी ने उनके पिताजी का बयान देखा। सर एक चीज बताइए, पूरी दुनिया की सिंपैथी एक आतंकवादी और एक बम फेंकने वाले के साथ ही रखोगे क्या? जिस पुलिस वाले का हाथ कट गया, उसके पिताजी से भी पूछ लेते जाकर उसका बेटा कैसा है, उसकी उंगली की किसी ने फिक्र नहीं की। ये आदमी जो काट रहा है उसके घर तक पहुंच गए, उसके पिताजी के पास पहुंच गए, वो बाइपोलर के डॉक्यूमेंट लिए। सुनिए, बहुत साफ सी बात है, मोहम्मद अता एक व्यक्ति था जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके आया था जर्मनी से, अकेला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लेकर घुस गया था हवाई जहाज। क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था? ओसामा में इंजीनियर, इतना शानदार, क्या वो नहीं था? ये थ्योरी छोड़ दीजिए, ये एक विचारधारा है
और अगर इसको आप अपने देश में भी इकोसिस्टम देते रहेंगे, समर्थन देते रहेंगे, साथ देते रहेंगे, तो यह आने वाले समय में देश के लिए घातक सिद्ध होगा ही। जी कटारिया जी, क्या व्यू है आपका ऐसे लोगों को? नीरज जी देखिए, सबसे अरे सब सवाल तो सुनिए, इकोसिस्टम बनाया जाता है। हाँ बोलिए। रात में 2 बजे अदालत खोल के उनके लिए फैसला बदलवाने की कोशिश की जाती है। बुरहान वानी जब मारा जाता है आतंकवादी तो लाखों लोग उसको श्रद्धांजलि देने पहुंच जाते हैं। ये इकोसिस्टम ही तो बन रहा है, और क्या है ये? नीरज जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस व्यक्ति को किसी भी हालत में मानसिक रोगी मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अगर मानसिक रोगी ये होता तो जाकिर नाइक जैसे आतंकवादी के वीडियो नहीं देखता, आईएसआई के वीडियो नहीं देखता। ये एक आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और ये अगर आतंकवादी मानसिक रूप से बीमार होता तो ये कहीं पोगो का चैनल देख रहा होता, कहीं कार्टून के चैनल देख रहा होता। ये एक बहुत ही साजिश है बड़ी, जो गोरखनाथ मंदिर पे हमारी आस्था का जो हमारा विषय है, हमारी आस्था पे ये आघात है। इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं तो कहता हूं जो भी इसके पक्ष में बोलता है, चाहे वो कितना बड़ा राजनेता हो, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसको भी इस जांच में शामिल करके उससे पूछा जाए कि तेरे पास कहां से जानकारी आई कि ये मानसिक रूप से बीमार है। उसके पापा है या उसकी माँ है, उनसे भी पूछताछ सख्ती से की जाए, क्योंकि वे भी इनका साथ देते थे। इनकी माँ जो थी वो भी जो है जाकिर नाइक के वीडियो देखती थी। पूरा परिवार ये एक आतंकवादी परिवार मिलेगा। आगे आगे एटीएस इसकी जांच करेगी। हमें एटीएस पर पूर्ण रूप से पूरी तरह से विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और विक्रम सिंह जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि किसी भी नेता को, एटीएस को या पुलिस को या अपने एजेंसी को कोई राय या कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और इस आतंकवादी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इसमें आतंकवादी कोई सबूत की मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत है। सामने वीडियो दिख रहे हैं, अगला हमला कर रहा है, आतंकवादी हमला है, जान से मारने की। एक पुलिस वाले जो वहां पर बैठे हुए थे सुरक्षा में, उन पर आतंकवादी हमला किया गया। और हो सकता है इसके पास कहीं दूर किसी जगह रखा हुआ कोई बम हो जो ये भूल गया हो लाना, नहीं तो ये हो सकता है बम से उड़ाने की कोई साजिश हो सकती है। मैं तो ये कहता हूँ। और इस तरह का अगर किसी भी तरह का कोई समर्थन करता है, मैं बिल्कुल उसका डिनाई करता हूं। और उसके खिलाफ भी मैं तो कहता हूं एक्शन लिया जाए। और इस तरह के फाजिल अहमद, किसी भी व्यक्ति को अगर आतंकवाद का समर्थन नहीं करना, जब ये घटना हुई, खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उससे पहले भी एक बार एटीएस इसके घर गई थी, तब इसने भागने की कोशिश की थी। घटना से पहले? जी, घटना से पहले एटीएस चली गई थी। एक तफ्तीश के मामले में गई थी, तो वहां से ये उसने भागने की कोशिश की थी। लेकिन चूंकि तफ्तीश नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। था तो एटीएस को उसी समय सतर्क होना चाहिए था। अरे सर, पूरी बात सुनते नहीं आप सर। सुन लो ना, कहना ही कुछ और चाह रहे हैं। मैं कहना कुछ नहीं चाह रहा हूँ। पहले आप सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। देखिए, तफ्तीश के संदर्भ में आदमी बहुत सारी चीजें करता है। जरूरी नहीं कि हम आपके घर आ जाएं तो हम आपको उठा ही ले जाएंगे। तफ्तीश के लिए गए, तब इसने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मेरा सवाल है आपसे, कि जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन हो रहा है इस देश में, मूल सवाल ये है, जहर भरा जा रहा है, उसको लेकर के एक चिंता होनी चाहिए। लेकिन उस चिंता में जो मुश्किल पैदा करते हैं वो इस तरीके के बयान, इस तरीके के नेता और इस तरीके का इकोसिस्टम, जब आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं या उसको डिफेंस करने लगते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाए किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं। लेकिन उस निर्णय आने के बीच की प्रक्रिया में अपने ज्ञान को क्यों देना है? सर, जितने लोग का अभी बयान आपने सुना, मैं कुछ हद तक किसी से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल एक हमारे विक्रम सिंह साहब न्यूट्रल हैं। बाकी सभी लोग किसी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, कटारिया जी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं, शिवम जी भी नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं, शिवम जी बीजेपी के हैं, पक्का आपको पता ही नहीं है। अरे पार्टी से नहीं। बीजेपी के लोग जो बात बोल रहे हैं, सुनिए, बीजेपी के लोग तो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी जस्टिफाई करते हैं कि वो सही किया। मैं उन लोगों की बात पे नहीं जाता। वो लोग क्या बोलते हैं बोलने दीजिए। मुझे जो भी है, इस देश का एक सिस्टम है। आप सिस्टम को चैलेंज नहीं कर सकते। यदि हम एटीएस पे और पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, आप भी भरोसा कीजिए ना। आपने तो एकदम फैसला लिख दिया
कि कल ही उसको फांसी चढ़ा दीजिए। हम तो कह रहे हैं कल ही खड़े होकर गोली मार दीजिए। हम तो कह रहे हैं, राजनीतिक हम तो कटारिया साहब से कह रहे हैं कि आप पे जाके गोली मार दीजिए उसको सार्वजनिक रूप से गोली मार दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, अब तो फैसला हो चुका है ना कि उसने आतंकवादी घटना किया है, और यही अब इस देश में हर सिस्टम में किया जाए कि आज पकड़ो कल गोली मार दो। मार देनी चाहिए क्योंकि उसने हमारी आस्था पर ठोस। अरे सर मेरी बात सुनिए, आपकी आस्था और हमारी आस्था में अलग नहीं है। वहां पे उस मंदिर में किसी को जाने पर रोक टोक नहीं है, वहां कोई जा सकता है। तमाम मुसलमानों की दुकानें उस मंदिर के अंदर है, 70% दुकानें मुसलमानों की है उसके अंदर। कहीं इसको एनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति का। अरे सर आपने तो फैसला सुना दिया कि उसको कले मार दो उसको। आपको तो एटीएस की जांच का भरोसा, न चार्जशीट, न संबंध, न अदालत, किसी प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं, सीधा गोली मार दो। आप तो यही चाहते हैं ना, इस तरह की आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को। अरे कटारिया जी एक मिनट सुनिए ना। अदालत पे भरोसा नहीं करते, अदालती सिस्टम पे आपको भरोसा नहीं, आप अदालती प्रक्रिया पे आपको। कटारिया जी एक मिनट, कोई चीज पुलिस को ही सारा पावर दे दीजिए कि कल से पुलिस से गोली मार दे, अदालत की जरूरत ही नहीं देश में। आपका तो ये कहने का मतलब है कि अदालत की जरूरत नहीं देश में। नहीं कटारिया जी, फाजिल जी, कटारिया एक मिनट रुकिए ना सर, यहाँ पे इंटरवेंट करना जरूरी है। ये देश न्याय से चलता है, कानून से चलता है, इसलिए यहाँ पे किसी को पकड़ते ही गोली गोली मार दे। नहीं अरे अदालत की जरूरत नहीं है ये नहीं अरे फाजिल साहब सुनिए ना। नहीं नीरज जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। इस हाँ मैं दे रहा हूँ। अजमल कसाब जो खुलेआम AK-47 लेकर लोगों को भून रहा था ना, उसको भी गोली नहीं मारी सीधा। उसको भी ट्रायल पेश कराया, सारी चीजें कराई और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया। क्या बात कर रहे हैं आप ये? हम तो कौन जजमेंट हो रहा है, कौन उसको सूली पर चढ़ा रहा है? लेकिन उसको पागल मत बताइए। अगर पागल होता ना तो अपने घर में सबसे पहले बम ब्लास्ट करता। अगर पागल होता ना तो वो जो हाथ में दराती ले रहा था ना, उससे अपना हाथ काटता। जांच अधिकारियों को कुछ समझ हाँ तो जांच एजेंसी कर रही है ना, जांच अधिकारियों को समझ लीजिए, उनको जांच। मतलब अब यहाँ ऐसा शरिया चल रहा है कि हम बात भी ना करें उसकी। आप जबरदस्ती, मतलब कोई एक व्यक्ति किसी को मारने के लिए ऐसी जगह घुस जाए और उससे बात भी ना हो, वो अलग बात है। सुनिए आप, मुसलमान छोड़िए, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है यहाँ पर। एक पाकिस्तान से आया था, मुसलमान ही था, लोगों को खुलेआम मार रहा था, वो तो पाकिस्तान से आया था, उसको भी पूरा मौका दिया गया था अपने आप को बेगुनाह साबित करने का, जबकि पूरी देश और पूरी दुनिया जानती थी कि वो आतंकवादी है और लोगों को गोलियां मार रहा है। तो हमें जुडिशियल सिस्टम मत पढ़ाइए, बेहतर है विश्वास रखिए उसमें। अरे रहने दीजिए, ये बेकार, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। आतंकवादी शिवम और फाजिल, वो आतंकवादी है। शिवम और फाजिल होना चाहिए। शिवम और फाजिल जी रुकिए भाई, दूसरे मेहमानों के पास चलने दीजिए। रुकिए कब्जा करना चाहिए और तिरंगा फहराना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। रुकिए एक मिनट फाजिल साहब, रुकिए एक मिनट जरा। आशीष चतुर्वेदी जी, से कोर्ट नहीं चलती भाई। फाजिल क्या चाहते हैं, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के जज पूछेंगे अब? आशीष चतुर्वेदी जी, जो व्यक्ति एक हसिया और तलवार टाइप की कोई चीज लेके मंदिर के अंदर गया, क्या इस साजिश की संभावना से आप फौज में रहे, आपने बहुत सारे, आप बता रहे थे एनकाउंटर भी किए, तो आप इस तरह की घटनाओं को एज्यूम कर सकते हैं। क्या ये मैं इस साजिश को एजम्पशन के तौर पे ले सकता हूँ? विक्रम सर आप भी ध्यान दीजिएगा इसमें जी, कि एक व्यक्ति वहाँ गया और उसने ये तय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा, मारकाट मचाऊँगा, तो पुलिस वाले मुझे गोली मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद दंगे हो सकते हैं। ये एक साजिश हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? और अगर मैं अंदर घुस गया तो और ज़्यादा लोगों को मारूंगा। ऐसा बहुत जगहों पे हुआ है ना आतंकवादी घटनाओं में। तो ये इस संभावना से इनकार क्यों कर सकते हैं कि एक बहुत मामूली सी घटना विक्षिप्त था? चतुर्वेदी जी पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद विक्रम सर आपसे समझेंगे। देखिए, अजम्पशंस तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बट अगर हम कानून की दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम अजम्पशंस फैक्ट्स पे करते हैं। बाकी अंदाजा आप कुछ भी लगा सकते हैं कि ये इस व्यक्ति का मकसद, लेकिन फिर ये आता है कि अगर उसे ज्यादा लोगों को मारना था तो एक चाकू लेकर के नहीं आता। फिदाइन हमले होते हैं कश्मीर में, हमारे कैंप पे भी एक बार हुआ था, उसमें वो लोग बॉम्ब लगा करके आते हैं और अपने आप को, जिस तरीके से राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, बॉम्ब डेटोनेट कर देते हैं, उसमें ज्यादा जो है क्षति पहुंचती है। एक चाकू से आप बहुत ज्यादा, अगर आप देखें, बहुत ज्यादा नुकसान आप पहुंचा नहीं पाएंगे।
अब बहरहाल उसकी मंशा क्या थी वो तो जांच के बाद एटीएस ही बता पाएगी, जब उसको इंटरोगेट करेगी और सबूत इकट्ठे करेगी कि क्या और लोग भी थे पीछे, क्या और लोग थे या नहीं थे, या उसने अपने आप ही प्रभावित होकर के जो है इस तरीके का हमला किया। अब ये तो इस पे केवल अनुमान लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। वो एटीएस ही बेहतर जांच के नहीं, बाद वो तो जांच के बाद होगी। देखिए, अरे रिटायर्ड जनरल साहब, मेजर साहब, किसी भी जांच की जो बुनियाद है ना, वो आप कुछ चीज़ों को, सर आ रहा हूँ विक्रम शिवम जी, एज्यूम करते हैं आप कि ये हो सकता, 4 आप प्रेमाइस डिसाइड करते हैं, फिर उस पर एक पे जांच करते हैं, जिस पे फैक्ट मिलता है उसको आप सेट करते हैं। लेकिन आप कुछ सोचेंगे ही नहीं तो क्या जांच करेंगे आप, विक्रम सर? नीरज जी, इसके बारे में मैं आपको प्रकाश डालूं क्योंकि मैंने काफी अध्ययन किया है, काम किया है। आप ये देखिए, इसको लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। देश काल अवस्था को लेकर के ये अपने मोडस ऑपरेंडाई को बदल देते हैं। मेजर चतुर्वेदी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर बम लगा करके फिदाइन अपने आप को ब्लो करता है तो ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन लंदन, कोपेनहेगन, मैड्रिड में इसकी मिसालें हैं। लोन वुल्फ अटैक, जब चाकू से आक्रमण किया था, लंदन में एक सिपाही का गला रेत करके उसकी हत्या की थी, ये कदाचित बिल्कुल लोन वुल्फ एक फिदाइन हमला था और इसकी पूरी मंशा थी अधिक से अधिक वहां जा करके नुकसान करे। मैंने चूंकि कई चरमपंथियों का इंटरोगेशन खुद भी किया है, मैं ये जानता हूं इन स्केल ऑफ 1:10 यह तो 3% रेडिकलाइजेशन है तो अब्बासी की तरह उसके जो है कमजोर हो जाएगा। अगर 100% रेडिकलाइजेशन है वो पूरा जाकर के मरने मारने पे उतारू हो जाएगा। इसका हमें लगता है कि ये अंदर से अपने को उतना कड़ा नहीं कर पाया जितना कि हार्ड कोर फिदाइन होते हैं और वो जाकर के अंततोगत्वा मरने मारने पे आमादा हो जाते हैं। क्योंकि जो इस तरीके के कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो गए तो जरूर, लेकिन ऐन मौके पे जाकर के हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो उन्होंने घुटने टेक दिए और उसके बाद आपके सामने इतिहास है। लेकिन ये कह देना कि फिदाइन नहीं था, फिदाइन हमला केवल आईईडी एक्सप्लोजिव से हो सकता है, ये कहना गलत है। फिदाइन हमले पहले भी चाकू से, गणासे से हुए हैं और ये भी अगर ये हंसिए से हुआ है तो इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स नीरज जी फिदाइन हमले के ही हैं। और इसमें विवेचना के बाद आप खुद देखेंगे जो आपत्तिजनक सामग्री, जो इसका रेडिकलाइजेशन, जाकिर नायक से किस तरह से ये ब्रेन वॉश हुआ है, इसके संगी साथी, इसके व्हाट्सएप ग्रुप और बोटिम नाम के जो ऐप होता उसके ऊपर, इसका टेलीग्राम के ऊपर, इससे पूरे इंग्रेडिएंट्स चरमपंथी के पूरी तरीके से प्रमाणित होते हैं। जी शिवम जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं, दोनों ही बहुत सीनियर हैं और खास तौर पर एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उनकी अपनी एक क्रेडिबल जो पोजीशन है वो उस पर अपनी बात रख सकते हैं, बहुत सही है। उसके हाथ में जो समाजवादी के प्रवक्ता और नेता के तौर पर अभी बैठे, उन्होंने कहा उनके हाथ में कोई चाकू या कुछ था। मेरा ख्याल उनके हाथ में एक दराती है, जिसको गाँव में दराती कहते हैं, जिससे चारा काटा जाता है। मेरा एक मानना है जिस प्रांगण में वो था उस प्रांगण में उस व्यक्ति का वहां पहुंचना इस हथियार के साथ कोई छोटी बात नहीं है। और आप इसको सिर्फ एक आदमी या 10 आदमी के मारने से जोड़कर मत देखिए कि वो दराती से सिर्फ एक को ही मार सकता था, 2 को मार सकता था, नहीं। उस प्रांगण में हिंदू मुस्लिम सभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बड़े खुले तौर पर मिलते हैं। वहां पर इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आमतौर पर वहां पर जो है संवाद कार्यक्रम रखे जाते हैं, लोग आते हैं, अपनी समस्याएं सुना देते हैं। खुदा न खास्ता एक संत, एक मुख्यमंत्री, अगर उसको एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचाई जाती या नुकसान पहुंचाया जाता या कुछ हो जाता तो इस देश का अगले 2 घंटे में क्या स्थिति बन जाती, ये मैं और हम सभी शायद इस सोचने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि वो जगह ऐसी है। मेरा मानना है किसी भी देश में और दुनिया में वॉर शुरू करने के लिए किसी एक व्यक्ति का एक छोटा सा कृत्य काफी होता है। तो इसको सिर्फ इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि उसको लगा होगा कि तमाम चीजें वो अंदर नहीं ले जा सकता, तमाम ऐसी चीजें रास्ते में होती हैं, आपको कई सारे चेक्स करने के बाद अंदर जाया जाता है, पुलिस आमतौर पर होती है वहां पर, जो बेस्ट पॉसिबल चीज वो ले जा सकता था वो ले गया। लेकिन इसके आगे क्या, तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर कुछ गलत होता तो ये पूरे देश में बहुत दंगे फैलते और बहुत माहौल खराब हो सकता था। यही तो सवाल मैंने मेजर साहब से पूछा था कि देखिए वो वीडियो को अगर मैंने बहुत ध्यान से देखा है जो आप दिखाते हैं, तो वो चोरी छुपे तो अंदर ले जाना ही नहीं चाह रहा था, उसने तो गेट पे ही हमला कर दिया था। मेजर साहब आप, पुलिस वाले मेजर साहब अरे मेजर साहब आप सुनिए ना, मैं दोबारा से अपना सवाल, जो बात अभी शिवम ने एक्सप्लेन की है, मेरा सवाल ही वही था जिसका जवाब वो दे रहे थे कि कोई बहुत ही अप्रिय घटना हो सकती थी,
कैसे हो सकती थी? क्यों नहीं हो पुलिस सकती वाले थी? वहां बैठे हुए थे, वो उसने तो चाकू वहीं निकाल लिया था, वो वहां से जाता ही कैसे? उससे आगे बढ़ने ही नहीं देते उसे। वो मेजर साहब, वो तो फिर एक उन लोगों ने एक मिनट जो है आशीष जी, गुत्तम गुत्ता करने के चक्कर में जो है उस पे फायर नहीं किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि शायद इस तरीके का भाई अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो टेररिस्ट है कि एक क्रिमिनल है या उसपे इसलिए उन लोगों जी आशीष जी एक मिनट रुकिए आप। मुझे ऐसा लग तो हम लोग तो फायर कर देते ना, मार दिए थे वहीं उसे। आशीष जी समझ नहीं पा रहे हैं। कौशलगंज आप बताइए। मैं सिर्फ आशीष जी और मेरे जो दूसरे मित्र हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको एक टेररिस्ट घटना के बारे में सस्पिशन रखते हैं या नहीं रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं। और एक दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में मैंने बताया जो डेटा कहता है 12,000 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं और सब के सब इस्लामिक आइडियोलॉजी से हुए हैं, तो क्या इसको एक टेररिस्ट सस्पेक्ट नहीं मानना चाहिए? अगर नहीं मानना चाहिए तो क्यों नहीं मानना चाहिए? इसका क्लियर कट जवाब दे। और देश की समस्या यही रही है कि हाँ जी, सजा कितने को हुई? 12,000 केस आपने बता दिया, तो उसमें अरे सजा साहब, से कितनों को करवाया आप? मैंने लड़के बेगुनाह होके बाहर आ रहे हैं। मैंने नहीं बताया, ये तो रिटर्न, मतलब आप ये मानने के लिए भी तैयार, आप ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे सर कितना आप ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि पूरे विश्व में इस्लामिक चरमपंथी और इस्लामिक कट्टरवाद और इस्लामिक आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को भारत में प्रॉपरली नहीं डील किया गया। राजनीतिक फायदे और नुकसान की वजह से टेररिस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, उसको उस चश्मे से नहीं देखा गया, क्योंकि सबको लगता है कि वो वोट बैंक है। आप लोगों ने वोट बैंक के चक्कर में पूरे देश को आतंकवाद के हाथ बलि चढ़ाने का काम किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से देखिए कितना कम एपिसोड हुआ है, कितने कम दंगे हुए हैं, कितने कम टेररिस्ट अटैक हुए हैं। आप ये समस्या क्या है ना कि आपको हर जगह आपको टेररिस्ट में वोट बैंक नजर आता है। आपकी समस्या यह है कि आपको टेररिस्ट में वोट बैंक नजर आता है और हमें टेररिस्ट में देश नजर आता है। आपकी सोच और हमारी सोच में यह फर्क है। हमारे लिए देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 5 साल की सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये आतंकवादी हो सकता है, आप हमेशा उसके बचाने की बात कर रहे हैं। मैं भी उसको लेबल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम डाउट तो करेगी। सिक्योरिटी एजेंसी डाउट करती है, उसी के बेसिस पे जांच हो रही है। आप आईबी की रिपोर्ट को भी दरकिनार करना चाहते हैं। आईबी की रिपोर्ट में इसका नाम पहले से था, उसमें पहले से इसका नाम दिया गया था, उसके अगेंस्ट पहले भी बताया गया, उसके घर पे जांच हुई है। इतने सारे फैक्ट होने के बाद भी हमारे दो महान प्रवक्ता यहाँ पे बैठ करके ये उस पर डाउट नहीं कर रहे हैं। सारी समस्या यहाँ पे आती है। आप लोग विचारधारा को समझ, जो अभी शिवम त्यागी जी बता रहे थे ना, जो इकोसिस्टम, आप उस इकोसिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। जब तक इकोसिस्टम आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब तक प्रॉब्लम को समझा नहीं जाएगा, जब तक उसके जड़ में नहीं जाएगा, तब तक ये आतंकवादी घटनाएं पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में। कौशल, मुझे ब्रेक लेना है। भारतीय जनता पार्टी सीरिया में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मंगोलिया में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चाइना में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपके अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी वहां टेररिस्ट अटैक है और वही इस्लामिक टेररिस्ट अटैक है। समस्या यहां पे आती है। जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक भारत देश के नुमाइंदे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसी समस्या है। जब तक एक ब्रेक लेना है मुझे पूरे भारतवर्ष से। कौशलगंज और फाजिल रुक जाइए, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इंटेंट पे क्वेश्चन है और सस्पिशन पे क्वेश्चन है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting Steris Healthcare Private Limited. Steris, quality that you can trust. चैंपियंस यहाँ भी बनते हैं रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। गर्मी को करो सिम्फनी। कितना अच्छा होना अगर पूरे हफ्ते का खाना एक ही बार में खा के फ्री हो जाए, पूरे साल की सैलरी एक ही साथ आ जाए, या एक ही दिन की एक्सरसाइज में वेट लॉस हो जाए। नामुमकिन है ना? मगर जब आपकी सारी बैंकिंग की जरूरतें, रोजमर्रा की बुकिंग्स
और शॉपिंग सब कुछ एक ही ऐप से होने लगे तो आप ऐसे सपने तो देखेंगे ही। एक ही ऐप जिस पे अकाउंट के साथ आप कर सकते हैं सेव, इन्वेस्ट, बोरो और शॉप और पा सकते हैं कई तरह के फीचर्स, सुविधा और सुरक्षा के साथ। बॉब वर्ल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, पावर्ड बाय CNBC TV 18। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है जो गोरखनाथ मठ में एक हमला हुआ, उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसकी जांच हो रही है और उसके बहुत सारे ऐसे तार कनेक्शन मिलने की संभावना दिख रही है, निकल रहे हैं, जिससे लगता है कि एक बड़ी साजिश का वो हिस्सा हो सकता था, जिसमें बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का हिस्सा हो सकते थे। जो सवाल मैंने चतुर्वेदी जी आपसे पूछा था या फाजिल जी आपसे, वो दोबारा उसको रखता हूँ, आप लोग सवाल समझ नहीं रहे। जब आप कोई चीज़ एज्यूम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या ये क्यों नहीं हो सकता कि अगर वो इतना कनेक्टेड व्यक्ति था तो वो मरने के लिए वहाँ गया होगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा कुछ करूँगा, लोग मुझे मार देंगे, उसके बाद दंगे फैलेंगे, जो जिसको शिवम एक्सप्लेन कर रहे थे कि किसी भी बड़ी घटना को आप अंजाम दे सकते थे। इस संभावना से आप इनकार करते हैं क्या फाजिल जी? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं था। अभी कौशल कांत मिश्रा जी और आपने दो लोगों ने बताया कि एटीएस ने पहले भी उसके साथ जाकर के जांच एजेंसियों ने पूछताछ की थी। तो मैं क्या यही जानना चाहता हूं कि जांच एजेंसी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि तुम जाके मैंने जो पूछा वो बता नहीं रहे आप। उस समय एक इतने काबिल अफसर होते हैं हमारे देश में, आप इस घटना को सस्पेंशन से देखते ही नहीं। सर, काबिल भी होते हैं, उन लोगों ने कभी उसकी भावना को नहीं पकड़ा कि आखिर ये किसी अपराध में लिप्त है तो आगे। फाजिल, मैंने जो सवाल पूछा वो बताइए ना, कोई प्रिकॉशनरी एक्शन क्यों नहीं लिया गया उसके ऊपर? फाजिल, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, इस घटना को आप सस्पेंशन से देखते कि नहीं? हर गांव से क्या आप अभी भी बाइपोलर वाली थ्योरी पे बैठे हुए हैं? एक मिनट सुन लीजिए, आप अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम बोले। तो जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो बोलिए ना आप तो थोड़ा सवाल से हटके भी मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको। एक मिनट फाजिल, एक मिनट, नहीं सुनिए, अरे सुनिए ना पहले आप घटना इससे अलग हटके कुछ बताना चाहते हैं। वो प्रोसेस पे हम लोग बहुत पिछले 40 मिनट से प्रोसेस पे ही चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। मैं उसके इंटेंट पे, उसकी संभावनाओं पे, उसके खतरे पे बात करना चाहता हूं जो हो रहा है। ये घटना एक उसका हिस्सा है। प्रोसेस पे हम 40 मिनट से ही बात कर रहे हैं ना कि जांच होगी, पता चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी, फिर उसको जो होना होगा। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब मैं चाहता हूं, संक्षेप में दीजिएगा सर, समय कम है। देखिए, इलेक्शन से पहले हर गांव से 100 लोगों को 107 16 की कार्रवाई की गई, उनको निरुद्ध किया जाता है। तो क्या जांच एजेंसी का कोई अफसर जा करके उसकी जांच कर रहा है तो उसको कुछ तो पता होगा कि आगे क्या ये कर सकता है। ये इसी बात के इंतजार कर रहे थे ये लोग कि आप लोग जा करके वो घटना कर दे तो हम उसको पकड़ेंगे। ये तो बहुत दुखदायी बात आपने हमको बता दी, हमको तो ये बात के पता नहीं था। कौशल कांत जी बताइए, पहले भी जाकर के मिले थे। कौशल कांत जी बताइए, उससे इंतजार कर रहे थे कि तुम ये घटना कर रहे हो तो हम तुमको पकड़ेंगे। इसका जवाब मैं देता हूँ। हाँ दीजिए कौशल कांत जी, सुन तो लीजिए सर। तो उसको उसी, अरे जवाब तो सुनो ना भाई, कौशल कांत जी जवाब सुनो, अब जवाब सुनो। सुन तो लीजिए। हाँ, विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप जब किसी के ऊपर सस्पेक्ट करते हैं तो उसको अरेस्ट नहीं करते, आप उसके ऊपर विजिलेंट होते हैं। अब जब उसने अटैक किया तो ये कंफर्म हो गया। अभी यही कानून है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे ना कि फाइनली अजमल कसाब ने गोली मारी, उसके बाद उसे कानून के दायरे में लाया गया, बाद में पूरा प्रोसेस के बाद। तो ये चीज ये आप ये कह रहे हैं कि जिसके ऊपर डाउट हो उसको जाके जेल में डाल दिया जाए। अगर तो आपके ऊपर भी डाउट होगा तो आपको जेल में डाल दिया जाए, मेरे ऊपर डाउट हो तो मेरे को जेल में डाल दिया जाए। नहीं, जब उस पर निरोधात्मक कार्रवाई होती है उसको निरुद्ध किया जाता है, एक्ट बना हुआ है। इसका जवाब विक्रम सिंह जी अगर देंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा। बहुत सारे कानून, आपको कानून की जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कानून के। सर आप मेरे को कानून के सबसे, आप मेरे को अच्छा ये बताइए, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये इस्लामिक अरे रुको ना फिर, हो सकता था या नहीं, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। विक्रम जी से जवाब लेते हैं, क्या ये इस्लामिक टेरर अटैक हो सकता था या नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? जो हमको ये बता दीजिए कि घटना से पहले जांच एजेंसी के अफसर विक्रम जी अरे फाजिल जी आप एक मिनट रुकिए ना सर, आप ही बता दीजिए, से पूछिए बताइए। विक्रम जी के पास चलते भाई, एक बार सुन लीजिए, थोड़ा कानून हमको ही पता है। सोचने पे किसी को सजा या पकड़ा नहीं जा सकता। मैं मन में क्या सोच रहा हूँ विक्रम जी, मुझे गिरफ्तार थोड़ी कर सकते हैं।
सही बात है नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं डॉक्टर कौशल जी और फाजिल साहब कर लेती है। देखिए एसटीएफ, अरे सुनिए ना यार फाजिल जी, आप सुनते नहीं भाई, ये गलत बात है। अरे सुन तो लीजिए सर। जी जी विक्रम मैं सर, तो गुजारिश ये करूंगा एडीजी एटीएस और एसटीएफ प्रशांत कुमार जी से कि सभी विद्वान पैनलिस्ट का और मेरा एक अटैचमेंट दोबारा करा दे एटीएस और एसटीएफ पे, कि हम जरा समझ ले कि आखिर रडार पे रहने का मतलब क्या होता है, सस्पिशन पे रहने का मतलब क्या होता है, संदिग्ध रजिस्टर क्या होता है। संदिग्ध रजिस्टर में होने का ये मतलब नहीं कि गिरफ्तार कर दें या प्रिवेंटिव एक्शन, जैसा फाजिल साहब का, फाजिल साहब स्वनाम धनी, आप तो स्वयं जानकार हैं, कहीं चरमपंथी 107 116 किया जाता है। 107 116 3 में हमें आपको पाबंद करने का उसका प्रभाव होगा। जो चरमपंथी के रडार पर है उसके लिए तो यही मालूम पड़ता है कि कैंसर में लाल दवा लगा रहे हैं हम। इसलिए एक सस्पिशन रोल होता है, जो संदिग्ध रोल होता है उसको सर्वेलेंस पे रखते हैं और सर्वेलेंस रख करके उसकी गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं। ये हो सकता है कि उसकी सर्वेलेंस में जिस का हमारा जजमेंट या एरर ऑफ जजमेंट को मैं मान सकता हूं कि उसको पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाना चाहिए था, नहीं कि खैर ऐसी त्रुटियां, अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं कि त्रुटि है कि नहीं है, और मैं भी हो सकता तो शायद इतने जल्दी अरेस्ट करता, लेकिन सर्वेलेंस का लेवल में बहुत ऊंचा कर देता, जिससे कि अगर इसने हसिया खरीदी उसी वक्त ये पाबंद हो जाते, नजर नहीं होते बल्कि नजरबंद होते और कार्रवाई हो जाती। बहरहाल ये तो खैर बात की बात है कि ये हम क्या कर सकते क्या नहीं, लेकिन एसटीएफ और एटीएस का पुलिस के रडार पे जो रहता है उसकी पूरा लेखा जोखा रहता है, हिस्ट्री शीट रहती है, और इसमें किसी तरह की चूक मैं नहीं देखता हूं। क्योंकि ये भी होता है, आज इसको एक लंबी रस्सी दे दो, देखो ये कहां कहां जाता है, कौन इसके संगी साथी हैं, किन से मिलजुल रहा, कितने फोन और करता है, कितने फोन और आते हैं, जिससे कि तमाम सूत्र और मिल जाते हैं। ये भी एक पुलिस का एक मोडस ऑपरेंडाई है। लेकिन ये कहते ना कि सस्पिशियस रोल में कोई आए उसको हम तुरंत उठा करके बंद कर दें, तो वो संभव नहीं है, न ये होना चाहिए। जी जी समय कम है इसलिए छोटे छोटे जवाब दिए। कटारिया जी, भाई कानून का राज है इस देश में, ऐसा थोड़ी किसी को पकड़ तुरंत गोली मार देंगे जैसा आप कह रहे थे। देखिए नीरज जी, इस तरह के व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं होते, ये साजिश करता लोग हैं और किसी ना किसी बड़े आतंकवादी गिरोह से जुड़े हुए पाएंगे, और ये इस्लामिक कट्टरता जो जिसे हम कहेंगे वो आतंकवाद है। इस तरह के लोगों की ना तो हमारे देश में कहीं जगह है, ना समाज में जगह है, इस दुनिया में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जो समाज को, जो धर्म को, जो किसी भी व्यक्ति को मारने के ऊपर उतारू हो जाए, इस तरह के लोगों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। इनकी सजा ही एक है, इनको सजाए मौत दी जाए, वो किसी भी सूरत में दी जाए, ठीक है, कानून के तरीके से दे दी जाए या सीधा गोली मार दी जाए, वो मैं तो सजा एक ही मानता हूं कि इनको मौत की सजा दी जाए। इस तरह के लोग ना तो मानसिक विकृत हैं, ये कट्टर आतंकवादी सोच के लोग हैं, ये कोई मानसिक बीमार नहीं है। और जो इनका हिमायती आएगा, कोई भी हो इस देश का वासी, कितना बड़ा हो, मैं तो ये कहता हूं उसको भी सजा दी जाए। इनके कहां तक तार जुड़े हुए हैं उसकी जांच की जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये एक आतंकवादी घटना है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब जो एजेंसीज के रडार पे होते हैं उनको छूट दी जाती है, धीरे धीरे कहां तक वो जाते हैं, उनके तार कहां जुड़े हुए होते हैं, एजेंसीज आखिरी में जाकर के उनकी जड़ों तक पहुंचती है और उनको गिरफ्तार करती है। और अभी ये इसने जो आतंकवादी ये घटना की है, ये बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं जो भी करेगा उसको सख्त से सख्त एटीएस हो या एसटीएफ हो हमारी सजा दिलाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। नीरज जी, शिवम जी फाइनल कमेंट आपका संक्षेप में रखिएगा। देखिए, हाँ जी नीरज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी जब तक इस देश में इस तरह के लोगों को सजने संवरने, उनको आगे बढ़ने, उनको फल फूलने में, उनको फाइनेंस से लेकर, फंडिंग से लेकर, मौखिक से लेकर, इंटेलेक्चुअल लॉबी से लेकर तमाम लोग समर्थन करते रहेंगे और इनको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये मुर्तजा कोई इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी रिफॉर्म के लिए उठाए गए कदम को सिर्फ एंटी मुस्लिम मान लेना, फिर उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में फैलाना, अपने देश के लोगों में, अपने बच्चों में उसके लिए जहर भरना, हर एक छोटी चीज को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में देखना और फिर उसको मानसिक समर्थन देना, यह अपने आप में बेहद खतरनाक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इकोसिस्टम को तोड़ा जाए और ये इकोसिस्टम खुद भी समझे कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आए दिन आपको ये सब लोग मिलेंगे। मसला इस बात का नहीं है, आप खुद तय करें कि आपको डॉक्टर इंजीनियर और बेहतर इंसान बनाने हैं या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बाद भी उनको आतंकवादी अगर बनाना है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो सुधार कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम वाले लोग हैं उनको तहस नहस करके तोड़ के और वो खुद भी अपनी तरफ आगे आए, अपनी तरफ से आगे बढ़े और ठीक करें, तभी हो सकता है, वरना संभव नहीं है। विजिलेंस की ज्यादा जरूरत है, जैसा ही विक्रम सर कह रहे हैं
कि थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत मैं है। एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ। इसको उस चश्मे से देखना पड़ेगा जो तुष्टीकरण के चश्मे से ऊपर उठ करके देखा जाए। एक ही चीज कहना चाहूंगा, पूरे विश्व में कहीं पे भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कहीं भी ब्लास्ट होते हैं तो नारा एक ही होता, अल्लाह अकबर। आज तक मैंने कोई भी ऐसा नारा नहीं देखा, टेररिस्ट अटैक नहीं देखा जहां पे कोई कह रहा हो जय श्री राम और ना अटैक हुआ हो। तो इस बात को ध्यान में रख करके, देश को सुप्रीम रख करके, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके जब सोचेंगे तो आप लोगों पे डाउट करेंगे और इस तरह के इंसिडेंट को आप आतंकवादी घटना के बारे में मानना मजबूर होगा। लेकिन आप जब वोट बैंक के बारे में पहले सोचेंगे तो देश का यही हाल होगा जो पिछले 60-70 सालों से हो रहा है। तो हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा, देश को प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान का यह मतलब नहीं है कि हिंदू है तो आतंकवादी नहीं होगा, मुसलमान है तो आतंकवादी नहीं। लेकिन जो डाउट क्रिएट करता है वो नारा, उस नारे पे ध्यान देना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और शो खत्म हो रहा है मेरा कि अगर एक अब देखिए IIT से पढ़ा हुआ लड़का रेडिकलाइज हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में भी मिलिटेंसी है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी नहीं है। वहां पे जो टेररिस्ट हैं ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान। तो अभी जो इन्होंने कहा है डॉक्टर कौशल कांत, आपने सुना नहीं ध्यान से। आशीष जी आप सुनते नहीं है आप, और फिर आप सवाल भी नहीं समझते हैं। उन्होंने भी कहा ना कि आप रेडिकलाइज नहीं हो सकते हैं। कहना चाहता हूँ जानबूझ के आपके एजेंडे में सूट नहीं कर रहा है शायद। नहीं, आपके एजेंडे में शूट कर रहा है क्या? मेरे एजेंडे में बिल्कुल क्लियर है। आप अच्छा परसेंट बता दीजिए आशीष जी। आप मेरे को ये बता दीजिए कि वर्ल्ड में जितनी भी है उन्होंने ये कहा कि सारे ही आतंकवादी देश में मुसलमान होते हैं। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में भी मिलिटेंसी है मान्यवर, मैं वहां भी रहा हूँ, बहुत से ग्रुप्स हैं। मैंने कब कहा? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि सस्पेक्ट किस पे करोगे आप ज्यादा? आप तो डाउट भी नहीं करना चाहते। समस्या यहां पे आती है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि देयर इज नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान, लेकिन आप डाउट भी नहीं करना चाहते। जी और मुझ में आप आतंकवादियों की बातें करते हैं और मैं उन्हें मार के आया हूं, ये फर्क है आप में और मुझ में। तो आप जो कर रहे हैं वो किताबी बातें हैं और मैं जो कर रहा हूं वो मेरा एक्सपीरियंस। अरे उस प्रैक्टिकलिटी को तो आप मान भी नहीं रहे आशीष जी। अच्छा समय समाप्त हो रहा है। कौशल जी रुकिए। नहीं अभी रुक जाइए। कौशल जी रुक जाइए, समय एकदम खत्म हो गया है। मैं सबका ऑडियो बंद करूंगा। सर देखिए ऐसा है, ये जो रेडिकलाइजेशन की समस्या खड़ी हो रही है ना, इस घटना को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसमें हिंदू मुसलमान में ढूंढिए आप, या ये मेरा वोट बैंक है या उनका वोट बैंक है। इसको आप समझिए कितनी खतरनाक घटना ये हो सकती थी। जिस सवाल को मैं कह रहा था, जिसको आशीष जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये घटना, आप कल्पना करिए कि किस तरह का टर्न ले सकती थी। वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। और अगर अब पता नहीं मतलब IIT में क्या पढ़ाई कर रहे थे वो, किनका दिमाग चल गया, लेकिन ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इसको रोकना चाहिए। और अभी जो भी बातें निकल के आ रही हैं ये सब जांच का विषय है और सर्टेन होना चाहिए, और जो भी कानून सम्मत होगा वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंधी से आवाज। डॉक्टर साहब ज्यादा पेन तो नहीं